क्या आपको भी समय समय पे गैस्ट्रिक इश्यूज होते रहते हैं? आपको कभी भी एकदम से ऐसा लगता है कि पेट में या फिर टमी रीजन में एक तरीके की फुलनेस आ गई है और एक तरीके की टाइटनेस भी आपको फील हो रही है। उसके साथ ही साथ आप एक तरीके का पेन एंड डिस्कम्फर्ट भी फील करते हैं आपके टमी रीजन के पास। साथ ही साथ अगर आप और डिटेल में जाएं तो आप कभी कभी ये भी फाइंड आउट करते हैं कि आपको चेंजेस इन द बॉवल मूवमेंट दिखता रहता है, यानी कि कभी आपको डायरिया होता है एंड कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। एंड उसके चलते एक और चीज़ आप नोटिस करते हैं जो है गैस्ट्रिक इश्यूज। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप गैस्ट्रिक इश्यूज को फेस करते हैं जो बाहर आती है हमारे बॉडी में फ्रॉम द माउथ और फ्रॉम द एनस रीजन से। जी हाँ, आज मैं अपने सेशन में आपके साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक इश्यूज के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल के साथ बुक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन वेबसाइट लिंक को विजिट करना ना भूलिए एंड आप वेबसाइट के लिंक को विजिट कर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं विद द डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक इश्यूज के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज जो है वो होता है। सो द फर्स्ट रीज़न इज द स्वेलिंग ऑफ द एयर। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत तेज़ी से या बहुत फास्ट तरीके से कुछ खा रहे होते हैं या कुछ पी रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आप एयर को भी स्वेलो कर लेते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप बहुत देर तक च्युइंगम या फिर स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से एयर जो है वो स्वेलो हो सकती है। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी होती है कि आप बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को पीते हैं स्पेशली स्ट्रॉ के थ्रू। द सेकेंड रीज़न इज इनसफिशिएंट लेवल ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द बॉडी। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का लेवल बहुत कम हो जाता है तो जिस तरीके का प्रॉपर डाइजेशन यानी कि प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ द फूड होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो फूड है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही रह जाता है हमारे स्टमक में या फिर आप बोल सकते हैं हमारी अतड़ियों में, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी होती है गैस्ट्रिक इश्यूज की। द थर्ड वन दैट इज अ मेडिकल इशू। इसको जानने के लिए आपको आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। द फोर्थ वन इज द मेडिकल कंडीशन। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से भी सीवियर गैस्ट्रिक इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीजेस, या फिर हो सकता है सीबो जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जी हाँ, इस तरीके के जो डिजीज होते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए आप आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह जरूर ले सकते हैं। द फिफ्थ वन इज द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। जी हाँ, आपको ये समझकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होता है जब वो किसी तरीके के अल्कलाइन फूड के साथ रिएक्ट करता है तो भी वो एक तरीके की एसिडिटी को क्रिएट करता है हमारे बॉडी में। तो इसके चलते मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कभी आप गैस्ट्रिक इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो एडवाइस किया जाता है कि सिलेक्शन ऑफ द फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड आप राइट सिलेक्टेड फूड को ऑप्ट कर गैस्ट्रिक इश्यूज को टोटली रिलीव कर सकते हैं घर पर ही। तो इसके चलते मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बताना चाहूँगी कि जब भी कभी हम कुछ इनटेक करते हैं यानी कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो हमारे स्टमक से होते हुए हमारी छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टीन बोलते हैं एंड वो वहाँ से होता हुआ हमारे लार्ज इंटेस्टीन में जाता है एंड फर्दर डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नोट करना है कि जो हमारा मेजर फूड का डाइजेशन है वो हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टीन में होता है एंड जो रिमेनिंग फूड जो होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर फर्दर डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट की मार्क ये है कि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। आपको ये जानकर
हैरानी भी हो सकती है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं एंड कुछ जो होते हैं बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो आज मैं अपने इस सेशन में आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको डेफिनेटली कंज्यूम करने चाहिए, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आपके बड़ी आंत में प्रेजेंट जो भी गुड बैक्टीरियाज हैं उनको मल्टीप्लाई करने में एंड उनको बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो गैस्ट्रिक प्रोन हैं, यानी कि ऐसे फूड आइटम्स जो गैस्ट्रिक इश्यूज को बढ़ा देते हैं। द फर्स्ट वन इज द हाई फाइबर फूड आइटम्स। जी हाँ, ऐसे फूड आइटम्स जिसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी बीन्स के बारे में। बीन्स जैसे कि राजमा, लोबिया, छोले, सोयाबीन, ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम करने से गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ सकता है। साथ ही साथ में अगर आपके साथ दालों की बात करूँ तो उसमें चना दाल, तूर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, ऐसी दालें जो हैं बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज को क्रिएट कर सकती हैं। साथ ही साथ हरे चने जो होते हैं यानी कि ग्रीन मटर जो होते हैं वो भी आपको एक तरीके के गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है मिल्क। जी हाँ, जो पर्सन लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं यानी कि जो मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है गैस्ट्रिक इश्यूज़ की, क्योंकि ऐसे लोगों में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसे हम लैक्टेज एंजाइम बोलते हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को ब्रेक नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो आपके इंटेस्टाइन यानी कि आपकी अतड़ियों में जाकर एक तरीके का फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट होता है। द थर्ड वन इज द फ्रूट्स। जी हाँ, आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो गैस्ट्रिक इश्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे फ्रूट आइटम्स जो रिच होते हैं फ्रुक्टोज एंड द सॉर्बिटोल में, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एप्पल, नाशपाती या फिर आप आलू बुखारा जैसे फूड आइटम्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे फूड आइटम्स जो रिच होते हैं फ्रुक्टोज एंड सॉर्बिटोल में वो एक तरीके के गैस्ट्रिक इश्यूज को क्रिएट करते हैं आपके बॉडी में। द फोर्थ वन इज द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जी हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ फैंसी सोडाज एंड द फैंसी मोइटोज एंड द कॉकटेल्स जिसके अंदर कार्बोनेटेड प्रोडक्ट्स ऐड किए जाते हैं टू एनहांस द टेस्ट, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है गैस्ट्रिक इशू का, क्योंकि एक तरीका होता है टू डायरेक्टली ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अगेन एक तरीके की गैस्ट्रिक इश्यूज को क्रिएट करेगा आपके बॉडी में। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, आपको यहाँ पर ये जानकर हैरानी होगी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका कुछ पार्ट ही जो है आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है एंड रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म होता है फूड का वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आपकी बड़ी आंत में जाके डाइजेस्ट होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी बड़ी आंत होती है यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं आपके अनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स को। एंड जब आपके बड़ी आंत में प्रेजेंट बैड बैक्टीरियाज फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे फूड को यानी कि वो फर्दर डाइजेस्ट करेंगे फूड को, तो वो क्रिएट करेगा एक तरीके का गैस जो फर्दर इशू क्रिएट कर सकता है गैस्ट्रिक इशू का, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ओट्स या फिर ऐसा कोई भी आटा जिसके अंदर ब्रान प्रेजेंट हो वो। तो जब भी कभी आप ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप उसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करें, स्पेशली तब जब आप किसी तरीके के गैस्ट्रिक इश्यूज को फेस कर रहे हैं तब। अब आगे चलते हुए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इस तरीके के फूड आइटम से होने वाले गैस्ट्रिक इश्यूज से अपने आप को सेव कर सकते हैं घर पर ही। जी हाँ, मैं कुछ आपको ऐसे कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। द फर्स्ट वन इज द सोकिंग। जी हाँ, ऐसे कोई भी फूड आइटम्स जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया राजमा, लोबिया, छोले या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स, ऐसे फूड आइटम्स को आपको ओवरनाइट
सोक करके रखना है वाटर में। ऐसा करने से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो काफ़ी हद तक ब्रेक डाउन हो जाता है कुकिंग प्रोसीजर से पहले ही। तो यहाँ पर आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर आप पार्शली डाइजेस्टेड फूड आइटम्स को कंज्यूम करेंगे तो आपके बॉडी में होने वाला जो फर्दर डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक ईजी हो ही जाएगा। एंड ध्यान दीजिए कि जब आप नेक्स्ट प्रोसीजर यानी कि बॉइलिंग या फिर प्रेशर कुकिंग करने वाले हैं तो उस समय पे इस पर्टिकुलर सोप्ड वाटर को डिस्कार्ड कर दीजिए एंड न्यू वाटर को ही डेफिनेटली यूज करिए। बट ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि जब हम कुकिंग करते हैं तो जो सोप्ड वाटर है उसे ही अगर हम यूज कर लें फर्दर कुकिंग प्रोसेस के लिए तो वो बेनिफिशियल होगा न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप गैस्ट्रिक इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि अगर आप जब फर्दर बॉइलिंग या फिर प्रेशर कुकिंग मेथड को ऑप्ट कर रहे हैं तो जो सोप्ड वाटर था उसे डिस्कार्ड कर दीजिए एंड आप फ्रेश वाटर को यूज करिए फॉर द फर्दर कुकिंग प्रोसेस के लिए। तो ध्यान दीजिए कि ऐसे फूड आइटम्स यानी कि जो राजमा, छोले, लोबिया ऐसे फूड आइटम्स है, इवन अगर आपकी दाल्स भी हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से बॉईल करिए या फिर प्रेशर कुकिंग करिए। अगेन ऐसा करने से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड आपके बॉडी में जाके जो डाइजेशन काफी हद तक आसान हो ही जाती है। एंड अगर आपको ऐसी वेजिटेबल्स जो गैस्ट्रिक प्रोन होती हैं जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, अनियन ऐसे वेजिटेबल्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि उसको प्रॉपर तरीके से कुक करें एंड उसे सैलेड फॉर्म में जितना हो सकता है अवॉइड ही करें। ऐसा करने से आप काफी हद तक गैस्ट्रिक इशू से अपने आप को रिलीफ प्रोवाइड कर पाएंगे। उसके चलते जब भी कभी आप कुकिंग मेथड को ऑप्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एड्स हैं यानी कि कुछ ऐसी डाइजेस्टिव स्पाइसेस हैं जिसे आपको डेफिनेटली ऐड करना है आपके कुकिंग प्रोसीजर में, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हींग, जीरा, सौंफ, टर्मरिक। तो इस तरीके के स्पाइसेस को यूज कर आप एक तरीके के गैस्ट्रिक इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एडवाइस करूंगी कि जब आप कभी ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप प्रॉपर इनटेक करें वाटर का। जी हाँ, अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखते हैं तो जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो इजी हो जाता है एंड आपके छोटी या बड़ी आंत में स्टक फूड आइटम्स जो होता है वो वाटर के प्रेशर से फर्दर मूव होता है जो इनडायरेक्टली ईज आउट करता है डाइजेशन प्रोसेस को। और यहाँ पर एक और चीज ये नोटिस करने वाली है कि अगर आप ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज को क्रिएट करते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप मल्टीपल गैसी प्रोन फूड आइटम्स को एक पर्टिकुलर मील में ऐड ऑन ना करें। जितना हो सकता है आप गैसी प्रोन फूड आइटम्स को कंबाइन करें विद द इजी डाइजेस्टेबल फूड आइटम्स के साथ। लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप जितना हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी पे डेफिनेटली फोकस करिए, क्योंकि फिजिकली एक्टिव रहने से यानी कि वॉकिंग करने से जो आपकी आंतों में फंसा हुआ खाना है वो मूव होता है जो ईज आउट करता है आपके डाइजेशन प्रोसेस को। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जो आपको कंज्यूम नहीं करने हैं अगर आप गैस्ट्रिक इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो। एंड अगर आप फिर भी कंज्यूम करना चाहते हैं तो मैंने उसके साथ आपको कुछ इजी ट्रिक्स भी बता दी जो आप कुकिंग के दौरान यूज कर सकते हैं एंड काफी हद तक गैस्ट्रिक इशू से अपने आप को सेव कर सकते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में मेजर पोर्शन ऑफ फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है एंड जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड है वो हमारी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर फर्दर डाइजेस्ट होता है। एंड यहाँ पर डाइजेस्ट करना यानी कि फूड का फर्दर ब्रेकडाउन जो करना वो होता है बाय द बैक्टीरियाज के। जी हाँ, हमारी बड़ी आंत में कुछ गुड बैक्टीरियाज एंड द बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे फर्दर डाइजेशन प्रोसेस को करते हैं। तो आपको ये सुनकर तो ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि जो आपकी बड़ी आंत है उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितने अच्छे लेवल के गुड बैक्टीरियाज आपकी बड़ी आंत में होंगे उतने अच्छे लेवल का फर्दर डाइजेशन प्रोसेस होगा। एंड अगर यहाँ पे गुड बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, बैड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं तो वो फूड को फर्दर ब्रेक डाउन तो करेंगे ही बट उसके चलते वो एक तरीके के गैस्ट्रिक इश्यूज को भी क्रिएट करेंगे जो फर्दर कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स जैसे इश्यूज को क्रिएट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ ऐसे कुछ फूड आइटम
आइटम्स जो आपको डेफिनेटली कंज्यूम करने चाहिए अगर आप सीवियर गैस्ट्रिक इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो। So the first one is the probiotic and the prebiotic food items. जी हाँ, प्रोबायोटिक फूड आइटम्स ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो हमारी बड़ी आंत में प्रेजेंट गुड बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, केफिर हो गया, kombucha हो गया। इस तरीके के फूड आइटम्स अगर आप डेली बेसिस पे इनटेक करते हैं तो आपके बड़ी आंत में प्रेजेंट गुड बैक्टीरियाज अच्छे से उसे फीड करते हैं एंड वो फर्दर डाइजेस्टिव प्रोसेस को आसान कर देते हैं। बट क्या इतना सफिशिएंट है? जी नहीं, यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारी बड़ी आंत में जो गुड बैक्टीरियाज हो वो फर्दर मल्टीप्लाई हो, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादातर बढ़ जाए। तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए प्रीबायोटिक फूड आइटम्स को एडवाइस किया जाता है, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बनाना, एप्पल, फ्लेक्सीज, चिया सीड्स, पालक जैसे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो नोट कर ही लीजिए कि अगर आप गैस्ट्रिक इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो आपको अपनी डेली डाइट में प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड आइटम्स को डेफिनेटली ऐड करना ही होगा। द सेकेंड वन इज द हाइड्रेटिव फूड आइटम्स। जी हाँ, ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो रिच होते हैं वाटर कंटेंट में, तो ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप ऐसे फूड आइटम्स को डेली बेसिस पे कंज्यूम करें जो फर्दर डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड बॉवल मूवमेंट को ईजी कर दे, जिसका एग्जाम्पल हो सकते हैं खीरा, वाटरमेलन या फिर कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हो सकती है। द थर्ड वन इज द डाइजेस्टिव सूदर्स। जी हाँ, आपको ऐसे कुछ स्पाइसेस या फूड आइटम्स को ऐड करना है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक सूदिंग इफेक्ट दे, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं धनिया, पुदीना, सौंफ, जिंजर या फिर पेपरमिंट भी हो सकता है। आप इस तरीके के डाइजेस्टिव सूदर्स को डिफरेंट तरीके से अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं एंड अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक सूदिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने अपने सेशन में आपको बहुत सिंपल फॉर्म में ये बता दिया है कि अगर आपको बहुत गैसी इश्यूज हो रहे हैं, आप एक तरीके के बैड स्मेल को फेस करते रहते हैं, तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए एंड समझना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया और अपने डेली रूटीन में सारी प्रैक्टिसेस को ऐड कर लिया तो आप खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे कि कितने लेवल का गैस्ट्रिक इश्यूज आपने घर पर ही सॉल्व कर लिया है। अगर आपको मेरा इस सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि मैं इस तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।